हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 31 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पार्ट नंबर 01। अब देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें। एंड फ्रेंड्स, प्रीलिम्स 2023 एग्जामिनेशन आने ही वाला है। एंड प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस चीज़ के लिए प्रेप आईएएस ने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि एक पेड कोर्स है। और इस प्रोग्राम में आपको टोटल 35 पेपर्स अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स, दिस प्रोग्राम इज कंप्लीटली अलाइंड विद अवर फ्री क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो आपका काफ़ी अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड इन पेपर्स को इस तरह से हमने अरेंज किया है कि आपका 3 टाइम रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के सेशन पे। तो देखिए, हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्टेब्लिश होती हैं। ओके, अब दूसरी बॉडीज आती है स्टेचुटरी बॉडीज। तो भाई, ये बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो बाय लॉ स्टेब्लिश होती हैं। अब ये लॉ पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट असेंबली भी बना सकती है। ओके, तो जो बॉडी बाय लॉ बनाई जा रही है उनको कहा जाता है स्टेचुटरी बॉडी। ओके, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली दोनों ही ये लॉ बना सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानव अधिकार हैं, उनके लिए इनका मेन काम होता है। तो देखिए, ये स्टेचुटरी बॉडी है जिसको 1993 में स्टैब्लिश किया गया था। कौन सा एक्ट है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993। तो ये एक्ट बनाया गया और इस एक्ट के अंडर में इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया, इसीलिए ये स्टेचुटरी बॉडी है। एंड एनएचआरसी, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनमें से कौन सी बॉडी वॉच डॉग है ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो आंसर क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, तो राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, वो सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि देखिए, टू लुक इनटू एलिगेशन ऑफ एक्सेसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। अगर किसी के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो जो एलिगेशंस होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, ये इनका काम होता है। देन ह्यूमन राइट इश्यूज को किस तरह से अच्छे से एड्रेस किया जाए, क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए, क्या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हमें करना चाहिए, वो सब इनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, सो दिस इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब देखो, इनका कंपोजिशन थोड़ा सा यूनिक सा है और याद करने में दिक्कत होती है, तो इसको बार बार रिवाइज करिएगा। देखिए, यहाँ पे एक तो चेयरपर्सन होंगे और 5 मेंबर्स होंगे, तो 1+5। ओके, 1+5। अब ये जो चेयरपर्सन है, ये या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। देन जो रिमेनिंग 5 मेंबर्स हैं, तो उनमें से एक सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। ओके, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। ऑलराइट, एंड 3 persons हैविंग
नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। ओके, और इनमें से एक वुमेन कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती हैं, एटलीस्ट वन शुड बी अ वुमेन। तो ये इनका कंपोजिशन है 1+5। ओके, तो इनको आपको अच्छे से याद करना होगा। अब देखिए, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसमें 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। और वो कौन होंगे? चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, SC ST, बैकवर्ड क्लास, वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसएबिलिटी। तो ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, इनके चेयरमैन। ओके, अब देखिए, ये जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं 1+5, these are appointed by president. Okay, these are appointed by president on the recommendation of 6 member committee। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है कि इस कमिटी में कौन कौन मेंबर होते हैं? तो इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, देन लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन। ओके, देन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, द लीडर ऑफ अपोजिशन। ओके, ये 2 हो जाएंगे, एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो टोटल 6 मेंबर कमिटी हो गई भाई, यहां पे 2 होंगे ना, तो टोटल 6 मेंबर कमिटी हो गई। तो इनकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। अब देखो, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिटिंग जज को अपॉइंट कर रहे हो, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट कर रहे हो, तो भाई एक बार आपको ना कंसल्ट करना पड़ेगा विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ओके, अब देखो इनका टर्म देख लेते हैं, 3 years और 70 years, विच एवर इज अर्लियर। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले देखा था 6 years 65 years, अभी क्या है 3 year और 70 years, विच एवर इज अर्लियर। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ओके, अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर देयर टेन्योर the chairperson member, they are not eligible for further employment under central or state government। ठीक है, तो you are not eligible for central state government employment, ये चीज ध्यान रखना। ओके, सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब बात करते हैं रिमूवल की, कैसे हटाया जा सकता है। तो वे प्रेसिडेंट आपको रिमूव कर सकते हैं, और क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? इफ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, आप बैंकरप्ट हो गए हो, आपका दिवालिया निकल गया है। ठीक है, ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस आपने पेड एम्प्लॉयमेंट ले लिया है। ठीक है, या अनफिट टू कंटिन्यू, आप अनफिट हैं, अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये भी हो सकता है, एंड कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, आपको जेल की सजा सुनाई गई है ना। तो इन सब ग्राउंड्स पे आपको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, इस ग्राउंड पे भी आपको रिमूव किया जा सकता है। बट इस केस में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर करेंगे कि भाई आप इंक्वायरी कीजिए, बताइए। ठीक है, एंड अगर आफ्टर इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं रिमूव कर दो, तो फिर प्रेसिडेंट को जो है रिमूव करना होगा। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन और अ मेंबर। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब बात आती है सैलरी की। तो देखिए, सैलरी अलाउंसेस ये सब कौन डिटरमाइन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, एंड कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, ताकि इंडिपेंडेंस बनी रहे। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करती है सॉरी, कि आपकी सैलरी अलाउंसेस क्या होंगे। ओके, अब भाई ये जो कमीशन है इसके फंक्शंस क्या होंगे देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन है टू इंक्वायर, इंक्वायरी करना इनटू एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और
नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। तो देखिए, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। पब्लिक सर्वेंट अगर किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है या कोई नेग्लिजेंस है, तो उस केस में एनएचआरसी का रोल आता है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं, आइदर सुओ मोटो मीन्स खुद से, और ऑन ए पेटिशन प्रेजेंटेड टू इट, आप जाके उनको कह सकते हो, और ऑन एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट भी कह सकता है कि भाई एनएचआरसी आप देखिए, इंक्वायरी कीजिए। तो सुओ मोटो भी हो सकता है, पेटिशन के थ्रू भी हो सकता है, और कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू भी हो सकता है। तो मेन काम तो ये होता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उनको लेके इंक्वायरी करना। इसके अलावा टू इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट। तो अगर कोई मैटर पेंडिंग है बिफोर कोर्ट जिसमें ह्यूमन राइट वायलेशन का एलिगेशन लगाया हुआ है, तो आप उसमें इंटरवीन कर सकते हो। देन आप जेल्स को विजिट कर सकते हो, जो डिटेंशन सेंटर है उनको विजिट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एलिगेशंस होते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के। तो आप स्टडी कर सकते हो कि जो इनमेट्स हैं उनकी लिविंग कंडीशन किस तरह से है। देन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनको रिव्यू करना एंड रिकमेंड मेजर्स कि किस तरह से इनको इंप्लीमेंट किया जाए। ओके, देन टू रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड रेमेडियल मेजर्स। तो रिव्यू करने का भी आपका काम होता है। अब बात करते हैं वर्किंग की। तो भाई एनएचआरसी के पास पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, किस तरह से काम करोगे आप खुद डिसाइड कर सकते हो। सिविल कोर्ट की पावर होती है, एंड प्रोसीडिंग्स हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सिविल कोर्ट का मतलब क्या, आप समन कर सकते हो, एविडेंस मंगवा सकते हो, वो सब पावर आपके पास होती है। देन आपके पास इन्वेस्टिगेशन स्टाफ भी होता है, ठीक है। देन empowered to utilize the services of any officer, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज। तो आप इनकी जो सर्विसेज है वो भी ले सकते हो। देन इफेक्टिव कोऑपरेशन विद एनजीओ, देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑन फील्ड कौन होते हैं, एनजीओ होते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट ह्यूमन राइट वायलेशन। अब देखो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो क्या है, not empowered to inquire into any matter after the expiry of 1 year of its occurrence। तो जिस डेट को अक्रेंस हुआ है उसके 1 साल के अंदर ही आप इंक्वायर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब देखिए क्या स्टेप्स आप ले सकते हो। ड्यूरिंग और अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, मे रिकमेंड टू सच अथॉरिटी और गवर्नमेंट टू मेक पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। आप रिकमेंड कर सकते हो कि भाई कंपनसेशन दिया जाए। आप ये भी रिकमेंड कर सकते हो कि प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की जाए अगेंस्ट द गिल्टी पब्लिक सर्वेंट। आप इंटरिम रिलीफ के लिए भी रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फॉर द नेसेसरी डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो कि आप केवल रिकमेंड कर पा रहे हो। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है कि आपके पास केवल एडवाइजरी रोल है, आप केवल रिकमेंड कर सकते हो, और वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती हैं। ओके, इसके अलावा देखिए, इट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन विद इन 1 मंथ। तो आपने जो रिकमेंडेशन दी है, तो 1 महीने के अंदर आपको बताया जाएगा कि भाई क्या एक्शन लिया गया है। ओके, बट देखो यहां पर भी लिमिटेशन है इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो अगर ह्यूमन राइट वायलेशन मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किया गया है, तो वहां पे आपका लिमिटेड रोल पावर होता है। तो आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांग सकते हो, एंड उसके बेसिस पे आप रिकमेंडेशन दे सकते हो, ठीक है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म द कमीशन ऑफ एक्शन टेकन ऑन रिकमेंडेशन विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगोगे, अपने रिकमेंडेशन दोगे, और विद इन 3 मंथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको एक्शन टेकन जो है बता देगा कि ये आपकी रिकमेंडेशन थी और क्या क्या हमने एक्शन लिया हुआ है, ठीक है। देन सबमिट्स इट्स एनुअल स्पेशल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो एनुअल रिपोर्ट आप
सबमिट करोगे एंड दीज रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर अलोंग विद मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन। भाई क्या एक्शन लिया गया है आपकी रिकमेंडेशन पे, एंड अगर नॉन एक्सेप्टेंस है तो क्या रीजंस थे, वो सब आपको बताने पड़ेंगे। ओके, अब देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एनएचआरसी इज ओनली एन इन्वेस्टिगेटिव एंड रिकमेंडेटरी बॉडी। ठीक है, आपके पास प्रोसिक्यूशन की पावर नहीं है, आप केवल रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, एंड फॉर मनी मैन पावर यू आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, एंड अगर प्राइवेट पार्टी वायलेशन करती है तो आप एक्शन नहीं ले सकते हो। एंड देखिए, अगर जो आपके ऑर्डर्स हैं अगर उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो आप किसी को पिनलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली वही है कि बाइंडिंग नहीं है जो भी आप कह रहे हो। ओके, तो ये है एनएचआरसी। अब इसी लाइन पे है एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे नेशनल लेवल पे एनएचआरसी है, तो वैसे ये जो एक्ट था 1993 वाला, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, इसमें ये कहा गया था कि स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो 26 स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको स्टेब्लिश किया है। अब देखिए, जो एसएचआरसी है कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। तो जो यूनियन लिस्ट आइटम है उस पर आप एक्शन नहीं ले सकते हो। और देखो, इफ एनी सच केस इज ऑलरेडी इंक्वायर्ड इनटू बाय एनएचआरसी, तो इसमें भी अगर कोई केस ऐसा है जो ऑलरेडी एनएचआरसी उसको हैंडल कर रही है और एनी अदर स्टेट्यूटरी कमीशन, तो आप उसमें इंक्वायरी नहीं करोगे। ये भी एक लिमिटेशन है। ओके, इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर अपॉन एसएचआरसी एडिशनल फंक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ यूटी, बट यहां पे दिल्ली एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इन केस ऑफ दिल्ली जो भी इश्यू होंगे, जो फंक्शन होंगे विद रेफरेंस टू ह्यूमन राइट्स, वो एनएचआरसी डील करता है। ओके, तो ये सर्टेन लिमिटेशंस है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कंपोजिशन देख लेते हैं। तो भी चेयरपर्सन होंगे और 2 मेंबर्स होंगे, 1+2। तो जो चेयरपर्सन है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे। ओके, एंड मेंबर्स सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट विद मिनिमम 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर पर्सन हैविंग नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, तो ये मेंबर्स होंगे। ओके, अब देखो, इनको अपॉइंट कौन करेंगे? गवर्नर अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी। तो इस कमिटी में कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर इसको हेड करेंगे, स्पीकर ऑफ असेंबली, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली, एंड अगर काउंसिल है वहां पे तो उनके चेयरमैन भी और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेंगे, अगर है तो, क्योंकि सब में नहीं होती हैं। तो ये कमेटी बनाई जाएगी, ये कमेटी रिकमेंड करेगी जिसके बेसिस पे जो गवर्नर है वो फिर अपॉइंट करेंगे। एंड सेम चीज यहाँ पे भी होगी, अगर सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट है या सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज है तो भाई आपको कंसल्ट करना पड़ेगा विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये चीज ध्यान रखना, ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो दिस इज द कंपोजिशन। अब देखिए, वही बात है, 3 years और 70 years, विच एवर इज अर्लियर, आप रीअपॉइंट हो सकते हैं। एंड आफ्टर योर टेन्योर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेम फीचर्स है जो हमने वहां पे देखे थे। एंड देखिए, अपॉइंटमेंट गवर्नर का है लेकिन रिमूवल किसका है? प्रेसिडेंट का। तो कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट, और इसका क्या प्रोसीजर होगा? वही सेम चीज जो हमने पहले देखी थी, ऑन द सेम ग्राउंड एंड इन द सेम मैनर एज ही कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ और मेंबर ऑफ एनएचआरसी। ठीक है, तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो सैलरीज हैं, अलावेंसेज हैं,
डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। वहां पे क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे हो गया स्टेट गवर्नमेंट। एंड कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ओके, अब बात करते हैं इनकी रिपोर्ट्स की। तो भाई रिपोर्ट्स आप सबमिट करोगे स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, एंड दीज रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर द स्टेट असेंबली अगेन विद मेमोरेंडम। ओके, बाकी सब चीजें सेम है तो उनको रिपीट करने का मतलब है नहीं। तो ये यूनिक फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। देखिए भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आप सभी को पता है 2005। तो उसके अंडर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को स्टेब्लिश किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईयर 2005। तो दिस इज द लॉ, दिस इज द बॉडी, इसलिए दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो भाई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो। एंड अगर कोई आपकी कंप्लेंट्स हैं तो कहां जाओगे, उसके लिए ये अरेंजमेंट किए गए हैं। तो दिस इज हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी विच लुक्स इनटू द कंप्लेंट मेड टू इट एंड डिसाइड द अपील्स। ओके, तो इट एंटरटेन्स कंप्लेंट्स अपील्स pertaining to offices, financial institutions अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। ये चीज ध्यान रखना कि इनका स्कोप क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। अब देखो इनका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो भाई एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे एंड नॉट मोर देन 10 आईसी। तो भाई एक तो सीआईसी हो जाएंगे और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ये चीज ध्यान रखिए। अब देखो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे और यहां पे भी कमिटी होती है जो रिकमेंड करती है। तो एक तो पीएम होंगे चेयरपर्सन, लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी होंगे। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब देखो कहां से आपको चूज करना है, पीपल ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, वाइड नॉलेज एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट। तो काफी कुछ दिया हुआ है, तो इनमें से आपको चूज करना है। अब देखो आप एमपी एमएलए नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट should not hold any other office of profit or connected with any political party or carrying any business or pursuing any profession, ठीक है। तो इसलिए ये जो ग्राउंड्स हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनका टेन्योर और सर्विस कंडीशन देख लेते हैं। देखिए शुरू में क्या था कि मेंबर ऑफ सीआईसी होंगे, ये 5 साल की टर्म होगी और 65 ईयर्स, विच एवर वॉज अर्लियर 5 और 65, ठीक है। बट देखिए इन 2019 आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट होता है और उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द सीआईसी एंड आईसी बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। तो जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वहां पे भी यही प्रोविजन होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी, ठीक है। और इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। ओके, अब बात करते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं रिमूवल। देखिए प्रेसिडेंट आपको रिमूव कर सकते हैं इफ ही इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो गए हो, दिवालिया निकल गया हो, ठीक है, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, पेड एम्प्लॉयमेंट, अनफिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस एंड अक्वायर्ड सच फाइनेंशियल अदर इंटरेस्ट जो कि आपके फंक्शंस को प्रिजुडिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं जिनके बेसिस पे आपको रिमूव किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी भी आपको रिमूव किया जा सकता है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर करना पड़ेगा फॉर इंक्वायरी एंड आफ्टर इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट आपको एडवाइस कर सकता है, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसबिहेवियर क्या होगा ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट
एग्रीमेंट मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या कुछ प्रॉफिट वगैरह आपको हो रहा है, तो ये सब चीजें होती है मिसबिहेवियर, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। तो दिस इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन। अब भाई एमोल्यूमेंट्स देख लेते हैं। देखिए पहले क्या था कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी सैलरी अलाउंसेस जो हैं वो सिमिलर होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, ठीक है। एंड जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनके बराबर होंगे इलेक्शन कमिश्नर के, ओके। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो स्टेट सीआईसी है उसके इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होंगे, ओके। एंड जो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे स्टेट में वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहले ये प्रोविजन था, बट वो जो अमेंडमेंट एक्ट होता है तो उसमें क्या मेंशन किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, ओके। एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द सैलरीज अलाउंसेस टर्म्स कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट सीआईसी एंड आईसी, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज हो गई। अब देखो दे कैन नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग सर्विस, ठीक है। पावर फंक्शन क्या है, देखो भाई ड्यूटी ऑफ कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन, तो अगर कोई कंप्लेंट करता है तो आप इंक्वायरी करोगे, ठीक है। द कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, ठीक है। मींस सुओ मोटो पावर भी आपके पास होगी, सिविल कोर्ट की पावर आपके पास होती है, आप समन कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हो, आप विटनेस को बुला सकते हो, ठीक है। ऑल पब्लिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी गिवन टू कमीशन, ठीक है। इसके अलावा द कमीशन ऑल्सो हैज द पावर टू सिक्योर कॉम्प्लायंस, ठीक है। तो आप कॉम्प्लायंस सिक्योर कर सकते हो ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। आप एनुअल रिपोर्ट सबमिट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ओके। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को प्लेस करती है। एंड देखिए व्हेन अ पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कंफर्म टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कमीशन में रिकमेंड स्टेप्स विच ought टू बी टेकन फॉर प्रमोटिंग सच कॉन्फॉर्मिटी, ठीक है। तो अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी ऐसी है जो कि एक्ट को फॉलो नहीं कर रही है, कॉम्प्लाई नहीं कर रही है, तो कमीशन रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो देखिए चीजें सारी सेम ही है जो हमने वहां देखी थी, कुछ डिफरेंसेस होंगे वो देख लेते हैं। देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एट द स्टेट लेवल, ठीक है। एंड सारे स्टेट्स ने इसको स्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न ऑफिसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली उनसे रिलेटेड कंप्लेंट्स अपील्स आप एंटरटेन करोगे, तो इनका स्कोप यहाँ बता दिया गया है। कंपोजिशन देख लेते हैं। तो भाई स्टेट सीआईसी होंगे एंड नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। सीआईसी प्लस 10 एसआईसी। गवर्नर आपको अपॉइंट करेंगे। कमिटी कमिटी में कौन कौन होंगे, देखिए चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन असेंबली एंड स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, ओके। बाकी चीजें सेम है, बाकी चीजें सेम है जो हमने वहां देखा था। तो ये कमिटी होगी और ये कमिटी रिकमेंड करेगी कि किसको आपको अपॉइंट करना है, उसको गवर्नर कर देंगे, ओके। अब देखो रिमूवल सेम ग्राउंड है जो हमने पहले देखे थे, बस केवल ये आप ध्यान रखो कि गवर्नर यहां पे रिमूव करते हैं। एंड इंक्वायरी अगर करवानी है सुप्रीम कोर्ट से तो वो भी गवर्नर रेफर करेंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, बाकी सब चीजें सेम है, ओके। तो ये कुछ बॉडीज हमने डिस्कस की हैं, कुछ हम करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। अब देखो अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो। एंड देखो इफ यू वांट टू कांटेक्ट अस तो काफी सारी मैकेनिज्म अवेलेबल हैं।
आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। एंड अगर कोई कंसर्न है आपका तो आप हमें बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जो कि एक पेड प्रोग्राम है एंड कंप्लीटली अलाइंड है विद दिस फ्री क्रैश कोर्स प्रोग्राम, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।